दोस्तों पिछले वीडियो क्लास में आपने देखा था एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। पार्ट 18 सेक्शन ए हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बात किया था, वायुमंडल की बात किया था। ये उसी का पार्ट बी है, ठीक है, सेक्शन बी है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी दोनों पार्ट को आपको एक साथ ही पढ़ना है, तभी दोनों ये चैप्टर समझ में आएगा। तो एटमॉस्फेयर काफी लेंथी था, काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एटमॉस्फेयर का सेक्शन बी है, ठीक है। तो आइए हम लोग वायुमंडल पर बात कर रहे थे, उसको आगे लेके चलते हैं। हमने आपको बताया है कि एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर में डिवाइड है। जैसे आप समझ सकते हैं ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी को 5th लेयर में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 ऐसे करके 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3, तो ये जो चीज आप मैप में देख रहे हैं, तो यही चीज को उठा करके मैंने यहाँ रखा हुआ है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, है ना। तो इनमें पाई जाने वाली गैस और इनमें पाए जाने वाले क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इनमें पाए जाने वाली क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या आप ये कह सकते हैं कि इस वायुमंडल के जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उस नेचर के अकॉर्डिंग इनको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम आज उन्हीं की बात करेंगे। तो पहला जो होगा वो है, आप देख रहे हैं, क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। ध्यान ये देना है कि आपको इसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला भी वर्ड याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में लगातार इंग्लिश कन्वर्सेशन पूछ लेता है और हम लोग हिंदी रख के जाते हैं और वहां गलत टिक लगा के आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारी अर्थ की सतह से लगा हुआ है। हमारे अर्थ की सतहों से, सरफेस से लगा हुआ जो पहला स्फीयर है, जो पहला मंडल है, तो पहला स्फीयर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा भैया? क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं, इसको क्षोभ मंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसी को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल। तो पहली बात ये याद रखना है, संवहनीय पौने जो वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इस मंडल में ही पाए जाने के कारण ही इसे संवहन मंडल कहा जाता है, ठीक है। इसे संवहन मंडल कहा जाता है। आप देख सकते हैं 0 किलोमीटर मतलब अर्थ की सतह से लेकर के 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, कहाँ? अर्थ से, वो मानी गई है ट्रोपोस्फेयर की। किसकी? वो मानी गई है बेटा ट्रोपोस्फेयर। 0 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर माना गया है, ठीक है। अच्छा, यह हमारी पृथ्वी से लगी हुई पहली परत और पहली सरफेस है। आप देख सकते हैं कि मौसम संबंधी समस्त जो घटनाएं होती हैं, वेदर से रिलेटेड जितनी भी स्कैंडल हो रहे हैं, वो इस ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबद्ध घटनाएं, मौसम से रिलेटेड जो भी स्कैंडल होता है, जैसे बरसात का होना, बरसात, तूफान, बादल बनना, आदि। तो जो भी स्कैंडल होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आप देख सकते हैं, जैसे बिजली का चमकना, बिजली चमकना, आप देखते हैं बिजली आकाश में चमकती है, गर्जना होता है। तो ये बरसात का होना, तूफान आना, बादल का बनना, बिजली का चमकना, ये सब मौसम संबंधी घटनाएं हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखिएगा। कितनी ऊंचाई पर है ये क्षोभ मंडल आपका? 0 सतह से लेकर के, याद रखिएगा, कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर तक। और ये है आपका 50 किलोमीटर तक, ठीक है। दूसरा मंडल 50 किलोमीटर तक। तीसरा मंडल जो है बेटा वो 80 किलोमीटर तक माना गया है। ये 640 किलोमीटर माना गया है।
और ये 1000 किलोमीटर पे माना गया है। कितना? 1000 किलोमीटर पर वायुमंडल या बहिर्मंडल माना गया है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ साथ, है ना, तापमान में होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस पे हमें नन ऑफ दीज ऐसे कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। तो हम आपको बता दें, एक ट्रिक याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, मेसोस्फेयर में क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, आगे हमारा तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। ठीक है, तापमान गिरेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर। तो ये चीज आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो आप देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होगी, गिरावट आएगी। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आएगी। ओके, तो ऊंचाई के साथ साथ क्षोभ मंडल में बेटा क्या होगा, तापमान में गिरावट आएगी, तापमान घटेगा, घटता जाता है, घटता जाता है। तो कैसे घटेगा वो भी ध्यान रखिएगा, ये नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा, तापमान घटेगा, में गिरावट होगी। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये बात एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने बताया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होगी, तापमान में, टेम्परेचर में गिरावट होगी। कितनी गिरावट होगी? प्रति 165 मीटर पर, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, गिरावट होगी, तापमान घट जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं मौसम संबंधी सब घटनाएं यही हो रही हैं। ठीक है, 0 से 18 किलोमीटर पर यह क्षोभ मंडल है। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर का है, समताप मंडल का है। इसको ओजोन लेयर भी कहते हैं, इसे हम बेटा ओजोन मंडल भी कहते हैं, इसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। आपको यहां तक तो दिखना ही चाहिए। 10 मिनट देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है हमारा, इसमें है ना, दिख रहा है, दिखेगा। हम यहां तक मैटर लिखेंगे। तो अब बात आती है समताप मंडल का, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। पहली बात ये हो जाएगा कि 18 किलोमीटर से लेकर के लगभग आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर की लंबवत जो ऊंचाई है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, अर्थ की सतह से नहीं, क्षोभ मंडल से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल था, तो इस क्षोभ मंडल की सीमा से यहाँ की जो ये ऊंचाई है ये क्या कहलाएगी? स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगी। तो ये जो है हमारे वायुमंडल का दूसरा ऑर्डर है, सेकेंड लेयर है, और इसे हम कहते हैं समताप मंडल या ओजोन मंडल। इसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल या ओजोन मंडल। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो हाईएस्ट पर जो डिस्टेंस होगी वो आपका समताप मंडल होगा। इसको बताने से पहले एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, अर्थ की सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा जो O2 ऑक्सीजन है वो नथिंग हो जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? खत्म होने लगता है। हिंदी में शब्द मिलता है नगण्य हो जाता है। O2 क्या हो जाएगा? हमारी अर्थ की सतह से
यही वजह है कि पर्वतारोही जो पर्वत पर जाते हैं ज्यादा ऊंचाई पर उनका दम घुटता है ना, वहां ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती है। पहाड़ों पर दाल का देर से पकना, ऑक्सीजन है ना, O2 की कमी और उस पर वायुमंडलीय दबाव का होना, आज तमाम कारण आपने पढ़ा होगा। तो अर्थ की सरफेस से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब जाते हैं तो इसके ऊपर जो है हमारा ऑक्सीजन नगण्य होने लगता है, नथिंग के बराबर होने लगता है, न के बराबर होने लगता है। ठीक है, चलिए। तो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई आपका समताप मंडल है, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। तो इसमें आपको ये पहली बात ये ध्यान देना है, क्षोभ मंडल सीमा है, तो क्षोभ मंडल सीमा से ऊपर मतलब यहां, और समताप मंडल के नीचे मतलब ये स्फीयर, ये वाला स्फीयर भैया है ना, मैं शब्द लिख रहा हूं, ये प्रश्न आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, ट्रोपोस्फेयर बाउंड्री यही मानी जाएगी, इस ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री से ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो निचला जो ये सरफेस है, इसी सरफेस पे 18 से 20 किलोमीटर, कितना 18 से लगभग 20 किलोमीटर, तो इसी सरफेस पर बेटा क्या होगा, वायुयान, हेलीकॉप्टर, नोदक, एरोप्लेन है ना, नोदक रॉकेट लॉन्चर, नोदक आदि चलाए जाते हैं। तो आदि कहां चलाए जाएंगे, वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, नोदक, ये सब कहां चलाए जाएंगे, ये सब क्षोभ मंडल सीमा से ऊपर समताप मंडल के निचले परत पर चलाए जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी समस्त घटनाएं हो जाती हैं, वायुमंडल साफ हो जाता है, वायुमंडल क्लीन होने की वजह से जब एटमॉस्फेयर साफ होता है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और उसके ठीक ऊपर समताप मंडल के इस सरफेस पर निचली सतह पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ होता है, और वही वायुयान, हेलीकॉप्टर और नोदक चलाए जाते हैं। तो एग्जामिनर कई बार इन शब्दों में हमें उलझाने का प्रयास करता है। तो जब कहता है समताप मंडल के निचले सतह पर, इसका मतलब क्षोभ मंडल में नहीं आना है, समताप मंडल के निचले सतह पर, लेकिन क्षोभ मंडल सीमा से ऊपर, क्षोभ मंडल सीमा से ऊपर समताप के निचले परत पर क्या चलता है, वायुयान, हेलीकॉप्टर, नोदक, रॉकेट लॉन्चर, ये सब कहां चलेंगे, रॉकेट कहां चलेगा, इस सरफेस में ही चलता है। रेलवे में सैकड़ों बार पूछा गया है कि वायुयान एटमॉस्फेयर में कहां चलाया जाएगा, तो समताप मंडल में चलाया जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में चलाया जाएगा। बात क्लियर हो गई, अच्छा, समताप मंडल में ही चलाया जाता है। दूसरी और अगली बात क्या है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में यहां वृद्धि हो जाएगी, तापमान में क्या हो रहा है, यहां इंक्रीज हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी। अब क्यों होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्षोभ मंडल में तापमान घट गया, क्यों, क्योंकि ऊपर बादल, बरसात का रीजन, बादल, मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि तापमान वहां बढ़ने के बजाय घट गया। लेकिन यहां बढ़ क्यों गया, तापमान में क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है, मैं बार बार लिख रहा हूं, तापमान में वृद्धि होगी, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होगी। तो बेटा वृद्धि क्यों होगी वो मैं रीजन अभी आपको बता रहा हूं, वृद्धि क्यों होगी, थोड़ा इसको समझिएगा। इसको हटा दिया जाए, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होगी। अच्छा, मैंने भी कहा तापमान में वृद्धि होगी। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये है आपका चौथा पॉइंट, समताप मंडल में। और देखिए समताप मंडल में ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है।
15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल में ही क्या पाया जा रहा है, ओजोन परत पाया जा रहा है। इसी वजह से समताप मंडल को क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो 15 से 35 किलोमीटर तक, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, समताप मंडल में ही 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है, ओजोन परत। और यही वजह है कि समताप मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत क्या है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके ह्यूमन बॉडी, मानव जीव जंतुओं के उपयोग का प्रकाश धरती में पहुंचाने में सहायक होती है। बात को फिर से सुनिए, हम आपको जब कॉन्टिनेंट महाद्वीप पढ़ाएंगे तो इसको आपको सही से समझाएंगे। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। ओजोन परत, ओजोन परत सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज है, वो ओजोन परत जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है और शोषित कर लेती है। ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंस जो लाइट है वो अर्थ की सतह पर, सरफेस पर पहुंचाने में सहायक होती है। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी घातक है, नुकसानदेह है, अगर ये रेज जो है सीधे मानव शरीर या जीव जंतुओं पर पहुंच जाए, पड़ने लगे सन की ये अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, परावैंगनिक किरणें जिसे कहते हो आप, अगर सूर्य ह्यूमन बॉडी पे पड़ जाए तो बंदों को, इंसानों को, ह्यूमन पर्सनालिटी में क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, लेप्रोसी हो जाएगी, कोढ़ और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाएंगी। तो ये ओजोन परत इनसे हमारी और जीव जंतुओं की इस धरती पर क्या करता है, सहायता करता है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है और ह्यूमन बॉडीज, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंस लाइट को अर्थ की सतह पर पहुंचाने में सहायक होती है, याद रखिएगा। तो समताप मंडल को ओजोन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं जहां ओजोन परत है, जहां ओजोन परत जो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर रही है, जहां वायुयान प्लेन चलेगा, जाया सी बात है वहां का टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। यही वजह है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है बेटा, गिरावट होती है। यहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होगी, गिरावट होगी। समझ में आया, चलिए। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होगी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये चौथा पॉइंट था, ठीक है ना, ये चौथा पॉइंट था। अब हम बात करेंगे तीसरा, ये है मेसोस्फीयर, ये है मध्यमंडल। यह हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी परत है। आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की जो लंबवत ऊंचाई है अर्थ की सरफेस से, ये जो लंबवत ऊंचाई है, ये कौन सी ऊंचाई है, ये मेसोस्फीयर की ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है भैया, ये मेसोस्फीयर की ऊंचाई है, ये मध्यमंडल की ऊंचाई है, ठीक है। इसे कौन सी ऊंचाई मानेंगे, हम मध्यमंडल की ऊंचाई मानेंगे। मेसोस्फीयर में आप एक देख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में इसमें क्या होगी, फिर तापमान फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तापमान में गिरावट होगी। यहां क्या हो रहा है, तापमान में गिरावट होगी। आप देख सकते हैं यहां तापमान में गिरावट होगी, ओके। फिर अगला पॉइंट्स क्या होगा, ये सेकेंड पॉइंट्स था। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट। मध्यमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप देखते हो, उल्का पिंड है ना, जो आकाश से जो एलिमेंट्स टूट करके बिखरते हैं, तारों का टूटना उठना आपने जो देखा होगा, डिस्ट्रॉयड होते हैं जो एलिमेंट्स, जो आकाश के एलिमेंट्स, वो इस मंडल में ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्रुवीय
कणों का विखंडन, पोलर एलिमेंट्स ध्रुवीय कण, पोलर एलिमेंट्स का डिस्ट्रॉयड होना, पोलर एलिमेंट्स का डिस्ट्रॉयड होना, ध्रुवीय कणों का विखंडन इस मध्य मंडल में ही बेटा होता है, इस मध्य मंडल में ही होता है। मैं आपको बता दूं ये जो ध्रुवीय कण है यहाँ पे डिस्ट्रॉयड होते हैं, वो अर्थ के नीचे आने लगते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी में फंस करके पृथ्वी की सतह की ओर आने लगते हैं, और यहाँ वो एक तरह से धूल मिट्टी के कण और नमक और धुएं के कण के साथ मिल करके उन पे जल की बूंदें लगती हैं और वो ऊपर जाकर के बादल निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं और जिनसे बरसात होती है। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए मौसम बनाने के लिए, बरसात करने के लिए बहुत ही, है ना, महत्वपूर्ण रूप से कारगर साबित हुआ है। पोलर एलिमेंट्स टूट करके क्या करते हैं, इसी मंडल में ही डिस्ट्रॉयड होते हैं, जिन पर जल की बूंदें वाष्पित होकर के लगती हैं और बरसात के लिए उत्तरदायी होती हैं। आगे चल के वो ऊपर जाके बादल बनाती हैं और बरसात करती हैं। तो ध्रुवीय कणों का विखंडन जो है इस मंडल में ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयनोस्फीयर की। अब किसकी बात करेंगे बेटा, आयनोस्फीयर की। आइए बात करते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर चौथा पॉइंट है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, आप देख सकते हैं यह वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की फोर्थ वाली लेयर है, चौथा वाला लेयर है, चौथा आवरण है, और यह 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि मध्य मंडल से लेकर के 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल होगा। और यहां पर क्या देखेंगे आप, इस मंडल में आयनोकृत गैसों का मिश्रण होता है। इस मंडल में आयनोकृत कुछ गैसें ऐसी हैं जिनका मिश्रण मिलता है, और क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो रेज है, रेडियो एक्टिव किरणों का आप ऐसे समझिए आयनोकृत गैसों का मिश्रण होता है इस आयन मंडल में ही, और आप रेडियो एक्टिव किरणों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन भी इसी मंडल से होता है। जो आपके रेडियो और टेलीविजन में जो आवाज सुनते हैं वो इस मंडल पर ही जाकर के रिफ्लेक्ट होकर के हमारे कानों तक आता है। तो हम ऐसे आप को बता सकते हैं, रेडियो एक्टिव रेज, किरणों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन किस मंडल में होगा, आयन मंडल में होगा। तो रेडियो एक्टिव, ये बात कई बार पूछी गई है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव किरणों का परावर्तन किस मंडल में होता है, रेडियो एक्टिव किरणों का परावर्तन किस मंडल में होगा, रेडियो एक्टिव किरणों का परावर्तन आयन मंडल में होगा। ध्यान रखिएगा, किस मंडल में होगा, आयन मंडल में होगा। आयनोकृत गैसों का मिश्रण होता है, हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। वायुमंडल या वायुमंडल, आइए वायुमंडल की बात करें। हमारा ये वायुमंडल का अंतिम आवरण माना जाता है 640 किलोमीटर से लगभग 1000 किलोमीटर तक। यह हमारे एटमॉस्फेयर का अंतिम, है ना, एटमॉस्फेयर का, हमारे वायुमंडल का बिल्कुल लास्ट और अंतिम लेयर माना गया है, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में यहाँ भी गिरावट होने लगती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान इसमें डिक्रीज होने लगता है। और आप देख सकते हैं कि उपग्रह जो है, सैटेलाइट्स, इस मंडल में ही लगाए जाते हैं। मानव निर्मित सैटेलाइट, ह्यूमंस जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा भारत का आर्यभट्ट, रूस का स्पुतनिक, भारत का अपोलो 3, तो ये सब जो सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, ये सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं, वो किस मंडल में लगाए जाते हैं, एक्सोस्फीयर में लगाए जाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह
एक्सोस्फीयर में लगाए जाते हैं। तो मानवनिर्मित उपग्रह कहाँ लगाए जाते हैं भैया? वो एक्सोस्फीयर में लगाए जाते हैं। ध्यान रखना है, ह्यूमन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है एक्सोस्फीयर में लगाई जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा जियो स्टेशन सैटेलाइट्स, जियो स्टेशन सैटेलाइट जिसे आप हिंदी में कहते हैं भू स्थैतिक उपग्रह, जियो स्टेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशन सैटेलाइट्स याद रखना है, जियो स्टेशन सैटेलाइट्स। भू स्टैटिक सैटेलाइटें जो है बेटा हमेशा 36,000 किलोमीटर पर लगाई जाती हैं, 36,000 किलोमीटर पर लगाई जाती हैं। कितने पर लगाई जाती हैं? हमेशा 36,000 किलोमीटर पर लगाई जाती हैं भू स्टैटिक सैटेलाइटें। कहां? एक्सोस्फीयर में ही। बस ये एक्सोस्फीयर का ही लगभग क्षेत्र माना जाता है और यहीं पर भू स्टैटिक सैटेलाइटें लगाई जाती हैं। भू स्टैटिक सैटेलाइट क्या है तो थोड़ा आप देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी को कवर्ड करके पूरी पृथ्वी का जो आप लाइट टेलीकास्ट देखते हो या पूरी पृथ्वी को जो देखा जाता है वो इस सैटेलाइट से ही संभव है। ठीक है, और एक बात और आप देख सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को ढकने के लिए, संपूर्ण पृथ्वी को कवर करने के लिए मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमम 3 भूस्थैतिक उपग्रह की आवश्यकता होती है, नीड होता है, आवश्यकता होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कितने जियो स्टेशन सैटेलाइट्स जो है पूरी अर्थ को कवर कर सकती हैं, तो 3। संपूर्ण अर्थ को कवर करने के लिए मैक्सिमम कितने सैटेलाइटों की जरूरत पड़ सकती है? 3। आप देख सकते हैं जैसे कि ये पृथ्वी है तो एक सैटेलाइट यहां लग जाएगी, एक सैटेलाइट यहां लग गई, एक सैटेलाइट यहां लग गई, ये पूरी पृथ्वी को कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए मैक्सिमम कितनी भूस्टैटिक सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी? जियो स्टेशन सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी अधिकतम 3। ठीक है, तो चलिए इसको आप ऐसे ही सही से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। अगला चैप्टर लेकर के हम जल्दी ही आपके बीच में हाजिर होते हैं। सबको गुड डे, सबा खैर, शुभ रात्रि।